इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। अब जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हैं आज के ज़माने में वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है नेचर में और बहुत सारे तरह के फ्रॉड्स होते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर, चाहे आप सेलर हैं चाहे आप बायर हैं। जो धोखेबाज लोग होते हैं उनके अलग गांव नहीं बसते, वो आपके और हमारे बीच में ही रहते हैं। उनके कोई अलग से ठिकाने नहीं होते, ना ही उनकी शक्ल पे लिखा होता है कि ये धोखेबाज हैं। तो आपको एक एडवोकेट की जो असिस्टेंस है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में वो कैसे कैसे हेल्प कर सकती है, इस वीडियो में थोड़ा सा प्रकाश इस बात पे डालूंगा। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर आपकी सारी शर्तें उससे तय हो गई है तो जो फोटोकॉपी सेलर आपको देगा वो फोटोकॉपीज आप अपने वकील साहब को दिखा सकते हैं और आपकी उन सारी प्रॉपर्टी की चेन को देखकर आपके एडवोकेट आपको ये बता सकते हैं कि क्या उन्हें प्रीमा फेसाई प्रथम दृष्टि में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब इन ऑर्डर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। इस आदमी ने प्रॉपर्टी किससे खरीदी, वो सेल डीड है या नहीं है, उससे पिछले टाइटल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, बीच में कोई मिसिंग लिंक तो नहीं है, बीच में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो होना चाहिए था जो दिखाई नहीं दे रहा है, या किसी सेल डीड के अंदर कोई अजीब बात तो नहीं लिखी हुई है जिससे कि कोई कंडीशनल सेल हो रही हो। तो बहुत सारी चीज़ें उन डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ देख के आपके वकील साहब बता सकते हैं, उनको पढ़ के बता सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे क्लीन लग रही है या नहीं लग रही है, या इसमें ये दो डॉक्यूमेंट की कमी है ये, और आप उनसे मांग लीजिए या उनसे पूछिए कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ गए। इसके अलावा वो रेरा की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो रेरा से रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो एक प्रथम जांच की जा सकती है आपके वकील के माध्यम से ये देखने के लिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स प्रीमा फेसाई करेक्ट हैं या नहीं है, ये प्रॉपर्टी लीगल या अथोराइज्ड है या नहीं है, या इसमें कोई लीगल फ्लॉ या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट दोस्तों आता है एग्रीमेंट टू सेल, यानी सेल एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, उसे ड्राफ्ट करने का। स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो गूगल करोगे आप हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपकी जो स्थिति है उसमें समझना पड़ेगा बायर हैं या सेलर हैं और आपकी सेफ्टी किस तरह से हो सकती है। तो एग्रीमेंट में किसी क्लॉज को कैसे लिखा जाना चाहिए ये कला है, और ये कला एक वकील को ही आती है। और वो एग्रीमेंट जब कोर्ट में पढ़ा जाएगा या कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो उस एग्रीमेंट में आपकी सेफ्टी रहे, आप सुरक्षित रहें। हाँ, हम दूसरे का कोई नुकसान नहीं करना चाहते, हमारी नीयत सही है, लेकिन हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, हम किसी मुसीबत में ना फंसे, इस हिसाब से एग्रीमेंट बनना चाहिए। हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा हित है, उसका दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ इन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, उसका ख्याल उस एग्रीमेंट में रखा जाना चाहिए। कई अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, कई बार हम ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसमें पहले से ही किराएदार रह रहा है, कई बार जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मकान मालिक ही कहता है मैं 2 महीने बाद खाली कर दूंगा, तब तक कब्जा मेरे पास रहने दो। उस प्रॉपर्टी में कोई अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो सकता है जिसके बारे में एग्रीमेंट टू सेल में लिखना जरूरी है। वो घर एक अनऑथोराइज या इलीगल कॉलोनी में हो सकता है, या ये हो सकता है वो घर हो तो खेत पर वो रेजिडेंशियल बना दिया गया हो, या रेजिडेंशियल से कमर्शियल बना दिया गया हो, या उसके बारे में कोई विवाद चल रहा हो। तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होती है। सिंपल 4 लाइनें लिख के एग्रीमेंट बनाना कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉपर। तो कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट आपके वकील साहब को जब आप सारी प्रॉपर्टी की सिचुएशन बताओगे कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या डील है, क्यों डील है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या हमारी एप्रीहेंशन है, क्या सामने वाला काम करता है, इस केस में क्या होने का हमें खतरा है या अंदेशा है, और उसको कैसे कवर अप किया जाना चाहिए, तो कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट टू सेल आपके वकील साहब बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा भी बनाने पड़ सकते हैं केस टू केस बेसिस पे। जैसे कई बार हमें इंडेमनिटी कम अंडरटेकिंग बनानी पड़ जाती है, कोई इंडेमनिटी लेनी पड़ती है सेलर से भी, इसको ये लॉस हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ,
मान लीजिए सब कुछ ठीक है पर सेलर के पास कोई एक कागज गुम है, पार्किंग का अलॉटमेंट लेटर नहीं है उसके पास, तो उसके लिए एक सेपरेट इंडemnity लिया जा सकता है कि भाई ये पार्किंग का लेटर मेरे से ऐसे ऐसे गुम हो गया, मैं कभी इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, मिल जाएगा तो आपको दे दूंगा, कभी मिल गया तो दुरुपयोग नहीं करूंगा। और भी कई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अन्य वीडियो में बता रखा है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदे बेचे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जिस दिन रजिस्ट्री हो रही है उस दिन आप प्रॉपर्टी एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट भी अलग से बनाएं कि सेलर ये लिख के देगा मैं ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ, और बायर लिखेगा हाँ हाँ ये सब मैंने ले लिए हैं, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो कि भाई साहब आपने ये कागज हमें दिया ही नहीं। तो इसका लिए भी डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो एग्रीमेंट टू सेल के अलावा केस टू केस बेसिस पे रसीदें, इंडेमनिटी, अंडरटेकिंग या वो साथ में किराए के लिए भी मांग रहा है तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट, इस तरह के दस्तावेज भी साथ में बनाने पड़ जाते हैं ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट आपस में रिलेट करते रहें एक दूसरे के साथ, कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो कहीं पे। फोर्थ एरिया जहाँ पे एडवोकेट आपको हेल्प कर सकता है कोई, वो है बैंक लोन की। अगर आपको एज ए बायर आवश्यकता है तो एक एडवोकेट आपको जो सैंक्शन लेटर बैंक वाले आपको दे रहे हैं वो उसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उसको आम आदमी पढ़ ही नहीं पाता। आम आदमी उसमें सिर्फ दो ही चीज पढ़ता है, तीन चीजें, कि भाई इतने लाख रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है, इस रेट पे हुआ है, इतने समय के लिए हुआ है। इसके अलावा एक आम आदमी उसको समझ नहीं सकता है कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं, और बाई चांस उसको समझ भी लेगा वो तो जो और डीपर चीजें हैं, जो लोन एग्रीमेंट में अगर कोई ऐसी क्लोज लिखी है या कोई उल्टी सीधी बात लिखी है तो उसको नहीं समझ पाएगा। तो एडवोकेट इस चीज में भी आपकी असिस्टेंस और हेल्प कर सकते हैं कि बैंक से जो आपकी डीलिंग चल रही है, या बैंक वाले कई बार अनाप शनाप रिक्वायरमेंट मांगते हैं, ये वाला कागज लाओ, वो वाला कागज लाओ, या कई बार कोई जानबूझ के लीगल प्रॉब्लम बताते हैं, या उल्टा भी होता है, हो सकता है बैंक वाले सेलर के साथ मिले हुए हों और उस प्रॉपर्टी में कोई लीगल इशू हो पर सेलर ने बैंक को सेट कर रखा हो, और लीगल प्रॉब्लम होने के बावजूद वो बैंक आपको ना बताए और आपको लोन सैंक्शन करके देने के लिए तैयार हो। तो एक एडवोकेट आपको बता सकता है कि ये जो बैंक है जिससे आप लोन ले रहे हो इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, सैंक्शन लेटर में क्या लिखा है, ये जो लोन एग्रीमेंट है इसमें क्या लिखा है, बैंक वाले कल को कोई क्वेरी रेज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। जरूरत पड़ने पे वो उन बैंक अथॉरिटी से बात भी कर सकता है। तो इसमें भी काफी असिस्टेंस आपको एडवोकेट से मिल सकती है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, वो है सेल डीड का ड्राफ्ट या रजिस्ट्री या कन्वेंस डीड, वट एवर यू मे कॉल इट। कुछ केसेस में जीपीए भी बनानी पड़ जाती है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। तो आपके जो एडवोकेट हैं वो आपको एक प्रोफेशनल सेल डीड का ड्राफ्ट बना के दे सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी आपको कोई सैंपल ड्राफ्ट दे भी रही है तो वो उसकी लीगल वेटिंग कर सकते हैं। लीगल वेटिंग का मतलब है उसको पढ़ के देख सकते हैं कि भाई ये जो ड्राफ्ट है इसमें क्या बातें हमारे पक्ष में है, क्या विपक्ष में है, क्या जरूरी मुद्दे इसमें छोड़ दिए गए हैं, क्या इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो सेल डीड में जरा सी भी गलती अगर हो गई तो समझ लेना वो एक सीरियस फ्लॉ हो जाता है। कई बार उसके लिए फिर बाद में रेक्टिफिकेशन डीड बनवानी पड़ेगी या प्रॉपर्टी को बेचने में दिक्कत आ सकती है। और सेल डीड की शर्तों को आम आदमी मैंने देखा पढ़ता ही नहीं। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बिहेव करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे कि वो अनपढ़ हो। वहां चले जाते हैं रजिस्ट्री करवाने, सेल डीड करवाने, सामने वाले ने जो प्रिंट आउट निकाल के दे दिया उसको कहा जाता है बायर को कि इसमें सिर्फ देख लीजिए आप नाम, प्रॉपर्टी का पता और पैन नंबर, आधार नंबर ठीक है या नहीं है, बाकी तो स्टैंडर्ड क्लोजेज है। क्या होता है स्टैंडर्ड क्लोजेज, कहाँ पे मेंशन्ड है स्टैंडर्ड क्लोजेज, कौन से एक्ट में लिखी हुई है स्टैंडर्ड क्लोजेज। स्टैंडर्ड क्लोजेज में इतने सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं कि पता ही नहीं चलता क्या स्टैंडर्ड है और क्या नॉन स्टैंडर्ड है। तो हर प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि सेल डीड में क्या बात लिखी है और क्यों लिखी है, क्या वो बात करेक्ट है जो उसके अंदर लिखी है, क्या आप उससे सहमत हैं, क्या बेचने वाला उससे सहमत है। तो सेल डीड को ध्यान से देखना और ध्यान से उसको ड्राफ्ट करना एक एसेंशियल काम है जो आपके एडवोकेट आपके हित को ध्यान में रखते हुए अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लीगल नोटिस। भगवान ना करे इसकी आवश्यकता पड़े, परंतु कोई बात नहीं, दुनिया है, सौदे होते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, आर्थिक व्यवहार होता है तो झगड़े भी होते हैं। अगर ऐसी स्थिति पैदा ही हो गई पूरी ट्रांजैक्शन के दौरान कि आपको लीगल नोटिस देना पड़ गया सामने वाले को, या सौदा कैंसिल करना पड़ गया, या सामने वाले ने आपको नोटिस दे दिया और उसने सौदा कैंसिल कर दिया,
तो ऐसी स्थिति में भी आपके वकील आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो पूरी ट्रांजैक्शन में शुरू से इन्वॉल्व हैं तो उन्हें सारे केस के फैक्ट्स पता होंगे, सब तथ्य पता होगा, पूरी कहानी पता होगी, तो वो आपके बिहाफ पे लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं दूसरी पार्टी को, या लीगल नोटिस आया है तो उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई फिजिकल मीटिंग की आपको एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है। ये सारे काम आपके एडवोकेट टेलीफोनिकली कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो आपके एडवोकेट आपको लगातार टेलीफोनिक गाइडेंस भी दे सकते हैं टाइम टू टाइम। जब आप कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हो तो बार बार ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जहां पे सामने वाला आपकी किसी शर्त से सहमत ना हो या बार बार अपनी तरफ से कोई नई कंडीशन इंपोज कर रहा हो, तो हर बार आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं इसकी बात मानूं या ना मानूं, या ऐसा क्यों कह रहा है, मेरे को माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, ऐसा क्या अल्टरनेट हो सकता है। तो कौन है आपको गाइड करने के लिए? तो आपको एक लीगल प्रोफेशनल अगर आप अपनी तरफ रखेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है, लगभग सब में ही होता है, बहुत कम है जिसमें नहीं होता। तो उसमें क्या कैश कंपोनेंट है, क्यों है, लेना भी चाहिए कैश या नहीं लेना चाहिए, ले लिया तो क्या उसके लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे, किस मूवमेंट पे लेना चाहिए, कच्चा एग्रीमेंट बनाऊं सीधा या पक्का एग्रीमेंट बनाऊं, ये बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं जिसके लिए फ्रीक्वेंट आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी अपने एडवोकेट से, अपने लीगल प्रोफेशनल से। तो अगर आप किसी लीगल प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हो इस एंड टू एंड ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्री, शुरू से लेके जब तक कि आपकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक आपकी हैंड होल्डिंग करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है।